नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यानी कि संविधान निर्माण के चरण के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1 है वो अपलोड किया जा चुका है। तो भाग 2 की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? यह जो है वह 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। फिर उसके बाद आए नेहरू जी। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह पेश किया था। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत और दर्शन दिए थे जिसके आधार पर इसे संविधान निर्माण कार्य करना था। अतः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि जो है वह क्या थी? तो अंतिम बैठक की जो सही तिथि थी वह 24 जनवरी 1950 थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने की थी। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया था। फिर उसके बाद संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने? 11 अधिवेशन जो है वह हुए थे। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और इन अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वह 24 जनवरी 1950 को समाप्त हुई थी। जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे और 24 जनवरी के अधिवेशन को शामिल करें तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? 12 अधिवेशन हुए थे। और संविधान पूर्ण रूप से जो है वह 26 जनवरी 1950 को जो है वह लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संविधान सभा को जो है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो जो अधिवेशन की संख्या थी वह 12 थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदोलई की अध्यक्षता में एक उप समिति जो है वह नियुक्त की थी। इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा यानी कि अनुशंसाएं जो हैं वह दी गई थी? तो पहला कथन है कि उत्तर पूर्व सीमांत यानी कि आसाम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची बनाने की मांग की गई थी। तो ये बात जो है वह गलत है। दूसरा कथन है कि आसाम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन किया जाना, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि उत्तर पूर्व सीमांत यानी कि आसाम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 6ठी अनुसूची, ये भी बात बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है कि उत्तर पूर्व भारत में राज्य क्षेत्रों का सीमांकन, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। गोपीनाथ बरदोलाई साहब जो थे वह भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आसाम के आसाम के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। आसाम के प्रथम जो है वह मुख्यमंत्री भी थे। इन्हें आधुनिक आसाम का निर्माता भी कहा जाता है। इनकी अध्यक्षता में ही संविधान निर्माण सभा में एक उप समिति जो है वह गठित हुई थी जिसकी जो अनुशंसाएं थीं वह कौन सी थी? ये दोनों अनुशंसाएं थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य जो है वह नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था? BN राव साहब जो थे वह इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका कार्य था नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। इसके कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इनमें कुल 7 सदस्य थे। सब सातों लोगों के नाम आप नोट कर सकते हो, मैं बता देता हूँ, आप नाम नोट कर लीजिएगा। पहले जो सदस्य थे वो थे BR अम्बेडकर साहब, BR अम्बेडकर साहब। जो दूसरे सदस्य थे ये इसके अध्यक्ष भी थे। क्या? ये इसके अध्यक्ष भी थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे नाम नोट कर लिएगा, NG आयंगर, ये दूसरे नंबर के सदस्य थे। तीसरे नंबर के सदस्य जो थे वो थे KM मुंशी साहब जो थे वो भी इनके सदस्य थे। चौथे जो सदस्य थे वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये जो चौथे सदस्य थे। पांचवें सदस्य जो थे वो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे। छठवें नंबर पे जो थे वह N माधव राव थे, N माधव राव थे। ये जो N माधव राव साहब जो थे वो BL मित्र के स्थान पर थे। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे जो थे वो थे T कृष्णामचारी, ये जो थे वो DP खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर बने थे। और BN राव जो थे, BN राव साहब जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये जो BN राव साहब थे यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इन्हें नियुक्त किया गया था। सलाहकार जो है इन्हें नियुक्त किया गया था तथा संविधान का प्रथम प्रारूप जो है वो भी इन्होंने ही तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो वो संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो N गोपाला स्वामी ये सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू साहब ये सदस्य नहीं थे। अल्लादी कृष्णामस्वामी अय्यर ये भी थे। सरदार पटेल ये नहीं थे। तो पहला और तीसरा जिसमें है वही सही जवाब हो जाएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है वह कब किया था? तो प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा नेता संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य जो है वह नहीं था? तो प्रारूप समिति का जो सदस्य नहीं थे वो कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे जो अध्यक्ष मतलब इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो BR अम्बेडकर साहब थे, KM मुंशी साहब भी थे, कृष्णम स्वामी अय्यर साहब जी थे, महात्मा गांधी जो थे वह इसके सदस्य जो है वह नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब एक काम करिए, कॉपी पेन उठाइए और मैं कुछ लिखवा रहा हूँ उसको लिख लीजिए। आप एक चार्ट पेपर बना लीजिए, उसमें एक तरफ लिखिए संविधान की समितियाँ, संविधान की समितियाँ, जो समितियाँ बनी थी ना या उप समितियाँ जो बनी थी उन सभी के नाम मतलब कुछ के नाम आप एक तरफ लिखिएगा और 20 से कॉलम करिएगा और दूसरी तरफ लिखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे। तो मैं बोलता जाऊंगा, आप उन सब के नाम जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। पहले नंबर पे लिखिएगा संचालन समिति। कौन सी? संचालन समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दूसरी जो समिति थी वह थी सदन समिति। कौन सी? सदन समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो B
पट्टाभी, बी पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। तीसरे नंबर पे जो समिति है उसका नाम लिखिएगा राज्यों से संबंधित समिति और संघ संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। चौथे नंबर पे नाम नोट करिएगा मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति एवं प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है। फिर उसके बाद पाँचवें नंबर पे समिति लिखिएगा प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष जो थे वो बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। ठीक है। छठवें नंबर पे नाम नोट करिएगा अल्पसंख्यकों की उप समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो H.C. मुखर्जी थे। कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। छठवें के बाद सातवें नंबर पे नाम नोट करिएगा। सातवें नंबर की जो समिति है वो है मौलिक अधिकारों की उप समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो J.B. कृपलानी जी थे। आठवें नंबर पे नोट करिएगा कार्य संचालन समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे K.M. मुंशी जी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा के मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष जो हैं वह कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? तो उनके जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो है वह कौन था? इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इनके जो अध्यक्ष थे वो भी सरदार पटेल जी ही थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो हैं वह कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूची 1 दे रखा है, सूची 2 दे रखा है, आपको मिलान करना है। तो पहले नंबर पे नाम दे रखा है मूल अधिकार की जो सभा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल जी थे। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4। ठीक है। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो K.M. मुंशी साहब थे। तो बी का हो जाएगा 3। और संघ शक्ति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो सी का हो जाएगा 2। और लास्ट प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर साहब थे। तो डी का हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 जिसमें होगा वही सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई थी, जिसमें झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। इस समिति के द्वारा 22 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वह किसने रखा था? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वह जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया था, जिसको जो है 22 जनवरी 1947 को जो है वह पारित भी कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ था? तो इलेक्शन प्रभावी हो गया था, नागरिकता ये भी प्रभावी हो गया था, इमरजेंसी प्रोविज़न जो है यानी कि आपात उपबंध जो है प्रभावी नहीं हुए थे, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति हुई थी ये भी प्रभावी नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी जो थे इनके द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए थे और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ही अधिनियमित एवं अंगीकृत किए गए संविधान में प्रस्तावना के साथ साथ 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। इस दिन संविधान के कुछ अंश जैसे नागरिकता, निर्वाचन और तदर्थ संसद जो है, और उसके बाद कुछ अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, यह जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, यह स्वतः ही लागू हो गया था। और संविधान का शेष जो प्रावधान था वह 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में इसी उपलक्ष्य में इस दिन को जो है वह चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए थे? नागरिकता लागू हो गई थी, निर्वाचन लागू हो गया था, अस्थायी संसद ये भी लागू हो गया था, मौलिक अधिकार ये लागू नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध तत्कालीन प्रभाव से अर्थात 26 जनवरी 1949 से प्रवृत्ति हुआ था? तो कौन कौन हुआ था? नागरिकता हो गया था, आपात उपबंध नहीं हुआ था, निर्वाचन हो गया था, संघीय प्रणाली ये भी नहीं हुआ था। तो 1, 3 जिसमें है वही सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत जो है वो कब किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो यह जो है वह संविधान सभा द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या होता है? तो पहला कथन है कि लिखित संविधान देश में सभी संवैधानिक विधियों का औपचारिक स्रोत है और अलिखित संविधान औपचारिक स्रोत नहीं है। बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि लिखित संविधान पूर्णतः संहिताबद्ध होता है जबकि अलिखित संविधान नहीं होता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो कौन सा लक्षण नहीं है? वो लक्षण है एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। यही बात जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि ये गणतंत्रात्मक क्यों है? क्योंकि इसमें राज्य अध्यक्ष जो होते हैं वह निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह जो है कोई वंशानुगत तत्व जो है वह नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो है वह क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य जो है वह सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म जो है वह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तभी से भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
और संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, परंतु भारतीय संविधान की भावना जो है वह धर्मनिरपेक्ष ही थी। धर्मनिरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्षता शब्द जो है वह प्रस्तावना में, कहाँ पर, प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था, 1976 में हुआ था, उसके द्वारा प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है संविधान सर्वोच्च है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी बात सही है। तीसरा कथन है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, बिल्कुल बात सही है। चौथा कथन है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, ये बात गलत है। पांचवा कथन है कि मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान की, कौन सी? भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है वह है संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आधारभूत संरचना शब्द का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले केशवानंद भारती, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम मतलब वर्सेस केरल राज्य, वर्सेस केरल राज्य के मामले में किया था। और सर्वोच्च न्यायालय में इसमें कहा था कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद की संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। संविधान के कुछ ऐसे अनिवार्य लक्षण हैं जिन्हें निराकृत कर वह आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, ये बात जो है वह गलत है। दूसरा कथन है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, ये बात जो है वह सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो डायरेक्ट देख लीजिए। कौन सा उद्देशिका जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ये बात जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भारत का अपना एक संविधान है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों बात सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेन जो है, व्याख्या जो है वो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही बात है। तीसरा, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही बात है। चौथा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता जो है वह नहीं है? तो कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? वह है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर इस वीडियो की जो PDF है वो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF को जो है वह वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।